हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो उससे पहले ना, रेस्ट इन पीस टू ऐसे पर्सन, ऐसे स्कॉलर, इकोनॉमिस्ट। जब 1991 में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया था इंडिया में, और इंडिया के पास सिर्फ 7 दिन के पैसे थे तेल खरीदने के लिए। उस वर्स्ट सिचुएशन को इंडिया को 8 to 9% जीडीपी ग्रोथ देने वाले फाइनेंस मिनिस्टर हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अब हमारे बीच में नहीं रहे, इसलिए रेस्ट इन पीस टू डॉक्टर मनमोहन सिंह सर जी एंड 13 प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ना कि आज के फाइनेंस मिनिस्टर जो कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ लोवेस्ट चल रही है इनके रेन में। सो लीव इट एंड आज का फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं मार्बर्ग वायरस डिसीज़। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रवांडा में ये केस फिर से आउटब्रेक हुआ है, ऐसा कंफर्म किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। तो देखते हैं, ये फर्स्ट आइडेंटिफाइड हुआ था 1967 में जर्मनी की सिटी मार्बर्ग में, और ये एक सीवियर फीटल हीमोरेजिक फीवर है जो कि कॉज करता है मार्बर्ग वायरस से, यानी ये एक वायरल डिसीज़ है। सो देखिए, इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। ट्रांसमिशन होता है फ्रूट बैट से, ये बैट से या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट आता है किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ में, तब इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, ओनली सपोर्टिव केयर दिया जाता है, जैसे रिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट का रिप्लेसमेंट, और मैनेजमेंट करते हैं सिम्टम और इम्प्रूव करते हैं उनके सर्वाइवल के चांसेस। तो देखिए, ये रवांडा में आउटब्रेक हुआ है, तो इसके बारे में जानते हैं। ये एक लैंडलॉक कंट्री है जो कि ना ईस्टर्न सेंट्रल अफ्रीका में आती है, और इसे ना लैंड ऑफ 1000 हिल भी कहा जाता है, और यहाँ नाइल और कॉन्गो रिवर भी फ्लो होती है, और इसकी कैपिटल है किगाली। सो नेक्स्ट है हमारा, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस पर सेम टू सेम क्वेश्चन आया था यूपीएससी में। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए म्यूटेशन एंड एज रिलेटेड मसल लॉस। तो ये इस न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि एक रिसेंटली स्टडी पब्लिश हुई है, जीनोम रिसर्च ने हाईलाइट किया है कि ये अगर हम म्यूटेशन जो कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में डिलीट कर सके तो वो ना एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करने वाला है जो भी एज रिलेटेड मसल लॉस है उसमें। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? ये ऐसा एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है जो कि प्रेजेंट रहता है साइटोप्लाज्म में, मोस्टली यूकैरियोटिक सेल में, और इसे ना पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। सो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया में जो डिसीज़ होते हैं ये ना मम्मी की तरफ से आते हैं, एक्सक्लूसिवली फॉर मदर, यानी मदर एक सेल से वो मैटरनल इनहेरिटेंस के डिसीज़ आते हैं। तो जो इनहेरिटेंस के जीन होते हैं ना, उनको म्यूटेशन, यानी उस जीन को थोड़ा कट करके वहाँ म्यूटेंट डालते हैं ना, तो फिर उससे रिपेयर हो जाता है और फिर वो डिसीज़ होने के चांसेस कम होते हैं। तो जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होता है एनर्जी को प्रोड्यूस करना, यानी जनरेट करना, एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, सेलुलर रेस्पिरेशन, और ना सेल के डेथ को रेगुलेट करना, उसे ना एपोप्टोसिस बोलते हैं। और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए यानी एमटी डीएनए, जहाँ रहता है डीएनए जो कि प्रोन रहता है म्यूटेशन से, यानी वहाँ म्यूटेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहता है, वो अफेक्ट करता है सेलुलर फंक्शन में। सो देखिए, यूपीएससी 2021 में एक क्वेश्चन आया था इनहेरिटरी डिसीज़ के बारे में। तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज़ ये ना बच्चों में होते हैं पेरेंट के द्वारा, और ये प्रिवेंट हो सकते हैं माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी से, आइदर बिफोर या आफ्टर विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन के पहले या बाद में। और ये ना मम्मी के तरफ से आते हैं। तो ये ना इसका आंसर सी था, दोनों करेक्ट थे। और ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, और ये ना माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज़ न्यूज़ में हमेशा रहता है, इसलिए याद रखना कि ये डिसीज़ मम्मी की तरफ से आती है। और ये जैसे रिप्लेसमेंट थेरेपी हो गई है, वेरियस थेरेपी आती है, उससे रिपेयर भी हो सकते हैं बिफोर या आफ्टर विट्रो फर्टिलाइजेशन। सो देखिए, अभी जो स्टडी आई है उसमें फाइंडिंग क्या हुए है, जो म्यूटेशन रहता है ना उसे डिलीट भी कर सकता है, और उससे ना माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज़ में ना इफ़िशियंसी आ सकती है, और उससे ना चाइमेरिक डीएनए भी फॉर्म होता है जो कि ना फ्यूज़ होता है डिफरेंट माइटोकॉन्ड्रियल जीन से। और जैसे एज रिलेटेड चेंजेस रहे, यानी उनको एजिंग की प्रॉब्लम रहे या फिर कुछ और, वो ना इस माइटोकॉन्ड्रियल म्यूटेशन रिप्लेसमेंट थेरेपी से अभी सुधर भी जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा ओशियन
एनॉक्सिक इवेंट। तो एनॉक्सिक का मतलब क्या होता है? ये एनॉक्सिक का मतलब ऐसा होता है जहाँ ऑक्सीजन नहीं रहता। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली एक स्टडी पब्लिश हुई है साइंस एडवांस में, और यहाँ ना रीडिफाइन किया गया है टाइमिंग और ड्यूरेशन ओशियन एनॉक्सिक इवेंट का। उसे ना OAE-1A भी कहा जाता है। तो ये क्या है? ये ऐसा इवेंट है जब हुआ था क्रिटाशियस पीरियड में, यानी 145 to 66 मिलियन ईयर एगो, बहुत सालों पहले हुआ था, जब ना अर्थ का ओशियन डिप्लेट हो गया था ऑक्सीजन से, यानी यहाँ ऑक्सीजन ही नहीं था। और उससे ना सीवियर डिस्ट्रप्शन हुआ था मराइन इकोसिस्टम में, यानी पानी के जितने भी जीव थे ना वो मर गए थे, मेनली फाइटोप्लैंक्टन। सो देखिए उसका कॉज क्या था, क्यों हुआ था? वोल्केनिक इरप्शन हुआ था, मैसिव वोल्केनिक इरप्शन। उससे ना लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इमिट हुई थी, और उससे ही ना ग्लोबल वार्मिंग और ऑक्सीजन का डिप्लीशन हुआ था। और उससे फिर इम्पैक्ट क्या हुआ था? जब कार्बन डाइऑक्साइड इंटरेक्ट हुआ था सी वाटर्स के साथ, फिर उसने ना फॉर्म किया था कार्बनिक एसिड, और उससे ना पूरे मराइन ऑर्गेनिज्म डिज़ोल्व हो गए थे, जहाँ सेल और रिड्यूस हुआ था ऑक्सीजन का लेवल। तो अभी जो स्टडी आई है वो क्या हाईलाइट कर रही है? ये ऐसा हाईलाइट कर रही है और वार्निंग दे रही है कि जो मॉडर्न वार्मिंग है कुड ट्रिगर द डिस्ट्रप्शन ऑफ मराइन इकोसिस्टम, यानी अभी भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेस अमाउंट रिमूव हो रहा है, उससे ना मराइन इकोसिस्टम अफेक्ट हो सकता है, और पोटेंशियली जो है हमारा हॉलोसीन एक्सटेंशन इवेंट हो सकता है, यानी हमारा जो अभी हॉलोसीनिक एज चल रहा है वो एक्सटेंड भी हो सकता है। सो देखिए इससे ही रिलेटेड ना हमारा इंडिया का है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी। तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 1993 में, और ये आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, और ये मैनेज करता है गवर्निंग काउंसिल, और डायरेक्टर इसके रहते हैं हेड ऑफ इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है हमारा गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली स्पेन ने इसे बैन कर दिया है, टर्मिनेट कर दिया है। तो ये क्या प्रोग्राम है? एग्ज़ाम्पल के लिए समझिए, हमें स्पेन में रहना है, तो हमें ना कुछ नहीं करना होगा, बस 500,000 यूरो उनको देना है, या फिर इन्वेस्ट करना है उनके रियल इस्टेट में, यानी हो गए घर खरीदने में, बेचने में। तो वो हमें क्या परमिट देंगे? हमें उनकी स्कीम जैसे रही वहाँ घर खरीदने की, रहने की, पढ़ाई करने की, या फिर कोई हेल्थ केयर स्कीम लीगल रेसिडेंस में देती थी, यानी लीगली आप रहो, कुछ भी करो, यानी पैसे दो और रहो। तो उन्होंने ना ये जो प्रोग्राम जितना भी है ये पूरा अभी टर्मिनेट बंद कर दिया है, इसलिए अभी ये न्यूज़ में है। सो देखिए ये वीज़ा प्रोग्राम 2013 में इंट्रोड्यूस हुआ था। जितने भी नॉन यूरोपियन हैं वो रह सकते हैं स्पेन में, यानी हम भी रह सकते थे अगर हमारे पास 500,000 यूरोज़ रहे तो। और वो इन्वेस्ट करते हैं रियल इस्टेट में, यानी घर खरीदने बेचने वाले सेक्टर में। तो इसका टर्मिनेशन का रीज़न क्या था? हाउसिंग की अफोर्डेबिलिटी इशू था, यानी जब शहर में लोग ज़्यादा बच जाते हैं तो घर मिलने में प्रॉब्लम होती है, वो वाला इशू था। और इस पैसों का ना मिसयूज़ भी होता था, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स इवेजन में, यानी जो जितने भी लखपति रहते हैं वो अपना पैसा काला धन उधर जाके इन्वेस्ट करते थे, उससे कुछ पता भी नहीं रहता था, उसे बोलते हैं टैक्स इवेजन। और मनी लॉन्ड्रिंग यानी हमारा ब्लैक मनी वाइट करना। सो जानते हैं वीज़ा क्या होता है? वीज़ा ना एक ऐसा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो कि ना लीगली हमें किसी भी फॉरेन कंट्री में एंटर करने के लिए परमिट करता है। जैसे हमारे इंडिया में आधार कार्ड हो गया, तो फॉरेन में वो वीज़ा बन जाता है। ये देखिए इंडिया की पासपोर्ट, अगर यूएस में जाना है तो ये ऐसी पासपोर्ट मिलती है। नेक्स्ट है हमारा रेड पांडा। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ना 2 रेड पांडा नीदरलैंड से अभी पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में लाए जा रहे हैं। तो इसका साइंटिफिक नेम है एलुरुस फुल्जेंस, और इनको ना कंसिडर किया जाता है इंडिकेटर स्पीसीज़। तो इंडिकेटर स्पीसीज़ क्या होते हैं? ये ऐसे स्पीसीज़ होते हैं अगर इनकी हेल्थ अच्छी रही तो सपोज़ पूरे इकोसिस्टम की हेल्थ अच्छी रहती है, और इनको कुछ हो गया, बुखार आ गया या फिर कुछ भी हो गया, तो ऐसा माना जाता है कि वहाँ जितना भी इकोसिस्टम है वो ख़राब हो गया है। तो इनको ना लेज़र पांडा भी कहा जाता है, और ये प्राइमरीली हर्बीवोरस होते हैं, यानी घास फूल पत्तियाँ खाते हैं, और ये शर्मीले होते हैं और सॉलिटरी होते हैं, यानी इनको अकेला रहना पसंद रहता है। और ये ना मेनली अर्बोरियल एनिमल होते हैं, ऐसे एनिमल जिनको पेड़ पर रहना पसंद हो, इनकी पूरी लाइफ पेड़ पर निकल जाती है, ऐसे एनिमल।
सो देखिए इनका अपीयरेंस कैसे होता है। ये ना घर में जैसे बिल्ली रहती है उतने साइज़ के रहते हैं, और ना इनका क्यूट फेस होता है, और ये मेनली भूटान, चाइना, इंडिया, म्यांमार, नेपाल में पाए जाते हैं। और इनको थ्रेट क्या है, इनकी जो ट्रीज़ है ना वो अभी लॉस हो रहे हैं, यानी पेड़ कट रहे हैं तो वो लॉस हो रहे हैं उनमें उनकी ट्री, और जो बाम्बू खाते हैं ना वो भी अभी ख़त्म हो रहे हैं, और उससे ही ना इनकी पॉपुलेशन भी डिक्लाइन हो रही है। और ये जो रेड पांडा है ना ये सिक्किम का स्टेट एनिमल भी है। सो जानते हैं पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क के बारे में। इसकी लोकेशन है वेस्ट बंगाल में, इस्टेब्लिश हुआ था 1958 में, और ये ऐसा है कंट्री का मोस्ट सक्सेसफुल कंजर्वेटर ब्रीडिंग प्रोग्राम है रेड पांडा के लिए। ये ऐसा होस्ट भी करता है, यानी यहाँ रेड पांडा का कंजर्वेशन बहुत सक्सेसफुली होता है। नेक्स्ट है हमारा मैमोथ। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि साइबेरिया वाला जो रीजन है, रशिया का साइबेरिया वाला रीजन, यहाँ ना परमाफ्रॉस्ट है, और परमाफ्रॉस्ट में इसके रिमेन्स मिले हैं जो कि 50,000 साल से पुराने हैं। तो ये क्या होता है, मामूथ ना ये एक ऐसी एलिफेंट वाली स्पीसीज होती है, यानी ये एलिफेंट जैसे दिखते हैं लेकिन उनसे बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। और ये कब पाए जाते हैं, जब प्लियोसिन इपॉक था, यानी 5 मिलियन साल पहले, टू होलोसिन इपॉक यानी 400 साल पहले तक ये थे, और अभी एक्सटिंक्ट हो गए, और अभी यानी इनका कोई नामो निशान नहीं है। सो देखिए जो अभी फॉसिल मिला है ना परमाफ्रॉस्ट में, ये है साइबेरिया के रीजन में बेबी एलिफेंट का मिला है। और रियल में ना ये इतने बड़े होते थे, इतने बड़े दांत और छोटी सी पूंछ, उनको एनर्जी कंजर्वेशन के लिए रहती थी। सो देखिए ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। अफ्रीका में थे, यूरोप, एशिया और नॉर्दर्न अमेरिका में, और इनका आईयूसीएन स्टेटस अभी है एक्सटिंक्ट, यानी बिल्कुल नहीं है ये। तो ये अभी परमाफ्रॉस्ट में मिले हैं ना, तो परमाफ्रॉस्ट क्या होती है, ये देखिए ये ज़मीन के अंदर या फिर सी में रहने वाली एक ऐसी लेयर, इसे परमाफ्रॉस्ट बोलते हैं। और इसे ना इसमें ज़्यादा मीथेन की मात्रा रहती है, यानी यहाँ से जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है ना उतना हमारे डेली इन्वायरमेंट से भी नहीं होता। तो ये देखिए ये एक कंटिन्यूअस फ्रोजन लेयर होती है जो कि 2 साल से लेके 100 साल तक ज़मीन या ओशियन के अंदर में रहने वाली लेयर होती है। और ये देखिए लैंड या फिर सी ओशियन के फ्लोर के नीचे भी पाई जाती है, और इसका टेम्परेचर हमेशा ठंडा रहता है, हमेशा फ्रीज हुआ रहता है। नेक्स्ट है हमारा लिसोथो। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इंडिया ने इसे एज ए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट पर राइस भेजे हैं 1000 मेट्रिक टन। तो इसकी लोकेशन है साउथ अफ्रीका में, कैपिटल है मसेरू, हाईएस्ट पॉइंट है इसका तबाना नेतियाना, और इस पर ना रिवर है सिंक्यू रिवर। और देखिए ये वर्ल्ड का ना ओनली इंडिपेंडेंट स्टेट है जहाँ इसकी लोकेशन है 1400 मीटर अबव द सी लेवल, यानी ये देखिए सबसे ऊपर है ये। नेक्स्ट है हमारा गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है इन्होंने ना कुवैत स्टेट में विज़िट किया था। तो ये एक ऐसा रीजनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अलायंस है जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1981 में। इसके मेंबर कंट्रीज देखिए 6 अरब स्टेट है ना, ये पूरे के पूरे मेंबर है, जैसे हो गया बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरेट्स। और इसका ना ऑब्जेक्टिव क्या था, फॉस्टर करना इकोनॉमिक ग्रोथ, सिक्योरिटी, कल्चर और सोशल कोऑपरेशन अमॉन्ग इट्स मेंबर। और इसका हेडक्वार्टर है रियाद, सऊदी अरेबिया में। सो देखिए कुवैत, कुवैत की कैपिटल है कुवैत सिटी और करेंसी है दिनार। ये देखिए इसकी लोकेशन लैंडलॉक करती नहीं है, ये यहाँ पूरा अरेबियन सी आ जाता है। ये देखिए इधर सऊदी अरेबिया, इराक और इधर ईरान। और देखिए अगर हम 1 रुपये दे रहे हैं ना कुवैत को, तो इसका कितना हो जाता है 271.60, यानी 272 रुपीज़ हो जाते हैं। अगर सपोज़ इंडिया में किसी की वेज रही 300 रुपये पर डे, और इंटू किया जाए 272 से, तो पता है 81,600 रुपीज़ उसकी पर डे हो सकती है। इतनी इनकी पावरफुल करेंसी है, इसलिए कुवैत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये देखिए स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी इन द वर्ल्ड ऐसे जाना जाता है कुवैतियन दिनार को।
नेक्स्ट है हमारा विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन ने लॉन्च किया है ये एक इनिशिएटिव ऑन द ईव ऑफ गुड गवर्नेंस डे। तो ये फोकस करने वाली है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करने में, इनोवेटिव टूल देने में और कैपेसिटी बिल्ड करने में। ये एक पायलट प्रोजेक्ट है जो कि लॉन्च हुआ है ओडिशा, असम, गुजरात और आंध्र प्रदेश में। सो देखिए ये प्रोवाइड करने वाला है कंप्रहेंसिव रिव्यू ऑफ सेंट्रल पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का, और ये रिपोर्ट भी शोकेस करेगा कि अचीवमेंट जैसे हो गया इंक्लूडिंग रिजोल्यूशन ऑफ 25 लाख ग्रीवेंस जो कि एनुअली आते हैं तकरार, उनको निवारण करने वाला है, और इम्प्लीमेंट भी करने वाला है ग्रीवेंस रिड्रेशल असेसमेंट इंडेक्स। सो जानते हैं ग्रीवेंस रिड्रेशल असेसमेंट इंडेक्स के बारे में। देखिए ये कंसेप्चुलाइज और डिज़ाइन किया गया है DARPG यानी डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म पब्लिक ग्रीवेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इसमें, और ये रिकमेंडेशन दिया था पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने, उस पर ही ये इंडेक्स बेस है जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक पर्सनल ग्रीवेंस एंड पेंशन के अंदर में। जानते हैं गुड गवर्नेंस डे के बारे में। ये सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 25 दिसंबर को, और ये स्टार्ट हुआ था 2014 से ऑन द ऑनर ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। और इसकी यानी 2024 की थीम क्या है, इंडियाज़ पार्ट टू विकसित भारत, एम्पावरिंग सिटीजन थ्रू गुड गवर्नेंस एंड डिजिटलाइजेशन। तो ना 25 दिसंबर को ना और एक फ्रीडम फाइटर की भी एनिवर्सरी आती है, वो है हमारे पंडित मदन मोहन मालवीय। तो ये भी याद रखना और ये भी याद रखना। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।